नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं 17 अप्रैल 2025 का। पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये ट्राइबल्स पीपल्स के डिस्प्लेसमेंट एंड उनके राइट्स से रिलेटेड है। जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग अपने संसाधनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में सरकार डेवलपमेंट के नाम पर आदिवासियों को जंगल से बाहर खदेड़ रही है। वो नहीं चाहती है कि वो प्राकृतिक रूप से रहें। उनकी जो बची खुची संस्कृति है, धरोहर है, जल जंगल ज़मीन सब कुछ ख़त्म हो रहा है। इसी दिशा में ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम फिर से रिवाइव करें, चीज़ों को याद करें और कैसे करके हम सुधार कर सकते हैं उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करें। ये आर्टिकल भारत में आदिवासी डिस्प्लेसमेंट, खास करके गोंड और कुट्टी कोया आदिवासियों की दशा, सरकार की पॉलिसीज़ और संवैधानिक अधिकारों के हनन को डिटेल में बताता है। इसको हम डीपली में यहाँ पर समझने वाले हैं। बैकग्राउंड की बात करें, स्ट्रेटजिक हैमलेट प्रोग्राम साल 2005 में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट को ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसका नाम था स्ट्रेटजिक हैमलेट प्रोग्राम। इस प्रकार का जो प्रोग्राम है पहले कभी हमको वियतनाम में 1960 के दशक में देखने को मिला था। इसका मकसद था कि गांव के जंगल के लोगों को वहां से हटाओ और कहीं और भेज दो, रोड साइड कैंप में उनको बसाओ। इससे जो नक्सलाइट है वो लोग छिप नहीं पाएंगे। ये स्ट्रेटजी अपनाई गई थी सन 2005 में। इस योजना के चलते लगभग 50,000 गोंड ट्राइबल्स को मजबूरी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भेज दिया गया था, लेकिन ये योजना फेल हो गई। जो लोग सरकार द्वारा बनाए गए कैंप में लाए गए थे वे या तो वापस जंगल में चले गए या कुछ लोग डर के कारण लौट नहीं सके और सुरक्षा बलों में शामिल हो गए। अब हम बात करते हैं एक न्यू भूमिका की, सुरक्षा बलों में आदिवासी। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट जब इन लोगों का हुआ तो आदिवासियों में से कई अब सिक्योरिटी फोर्स में चले गए। कोई सीआरपीएफ में चला गया है, कोई किसी में चला गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में बैकबोन बन गए हैं। चूँकि ये आदिवासी स्थानीय भाषा जानते हैं, लोकल एरिया जानते हैं, कहाँ कौन छिपा हो सकता है, जंगलों से पूरी तरह परिचित हैं, इसीलिए ये नक्सलाइट के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हो रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल जो रिजर्व फोर्सेस हैं या फिर गैर आदिवासी पुलिस जहां पर फैल हो जाती है वहां पर ये लोग गेम चेंजर साबित हो जाते हैं। गृह मंत्री अहमद शाह ने भी घोषणा किया है कि 2026 तक माओवादियों की समस्या खत्म। अब यहाँ पर हम कुछ हिस्टोरिकल सिमिलरिटीज़ देखने वाले हैं, भारत का पुराना अनुभव देखेंगे। आज़ादी के बाद 1949 में तेलंगाना आंदोलन को दबाने के लिए भी नक्सलाइट को इसी तरह गांव से हटाकर रोड साइड बसाया गया था। आदिवासियों को, कोया ट्राइबल्स को स्पेशल पुलिस कांस्टेबल की तरह भर्ती किया गया, हालांकि उनके पास कोई ट्रेनिंग या फिर अच्छे हथियार नहीं थे। मिजोरम में 1960 में यही रणनीति थोड़ी सफल रही थी, जहां बाद में सरकार ने शांति समझौता, पीस डील कर लिया था। अब वर्तमान की समस्या की हम चर्चा कर लेते हैं। तो आज लगभग 10,000 गोंड आदिवासी छत्तीसगढ़ से डिस्प्लेसमेंट हो चुके हैं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं गरीब बन करके। तेलंगाना में 24,000 लोग हैं और आंध्र प्रदेश में लगभग 8,000। लेकिन इनको ना तो वहाँ की सरकार ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दे रही है और ना ही पूरी सहायता कर रही है। वे इन्हें सिर्फ माइग्रेंट्स मान रही है, माइग्रेंट्स लेबर के तौर पर। मतलब हमारे जो मूल आदिवासी हैं वो कहीं के नहीं रह गए। कुल मिलाकर के ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सरकार कानूनों की अनदेखी कर रही है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 3.1 एम कहती है, अगर कोई आदिवासी ट्राइबल 13 दिसंबर 2005 से पहले जंगल छोड़ने को मजबूर हुआ तो उसे अल्टरनेटिव फॉरेस्ट लैंड दो आप। बहुत से डिस्प्लेस्ड लोगों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसी आधार पर आवेदन लगाया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 5 साल से बैठी है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
एक चीज़ ये भी है कि FRA में कहीं भी नहीं लिखा है कि भूमि सिर्फ उसी राज्य में दी जाए जहां से व्यक्ति विस्थापित हुआ है। भूमि तो आप कहीं पर भी दे सकते हैं उसको। अब हम बात करते हैं ब्रू ट्राइबल्स के साथ किस प्रकार से भेदभाव हुआ है। ब्रू रिहेबिलाइजेशन प्लान 2019 की यदि हम चर्चा करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत ब्रू रिहेबिलाइजेशन प्लान 2019 के अंतर्गत ब्रू आदिवासियों को मिजोरम या फिर त्रिपुरा में बसने का विकल्प सबसे पहले दिया गया, लेकिन गुट्टी कोया आदिवासियों के साथ वैसी कोई प्लानिंग ही नहीं हुई है। दोनों राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नेता बोलते हैं कि हम मानवीय आधार पर कुछ सहायता कर देंगे, लेकिन ट्राइबल स्टेटस नहीं दे सकते। तो इस मामले में होम मिनिस्ट्री चुपचाप क्यों है कि आदिवासियों की सुनना नहीं है, बाकी सुनना है ऊंची जातियों की, माइनॉरिटीज़ की बात नहीं सुनना है। और यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो सकता है? अब सामाजिक आर्थिक असुरक्षा और स्थायित्व की इनको कमी फील हो रही है। नई पीढ़ी के आदिवासी अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नए अवसर को अपनाना चाहते हैं, उनको वहीं रहना है, लेकिन तेलंगाना सरकार उनकी ज़मीनों पर पेड़ लगाकर उन्हें वापस छत्तीसगढ़ भेजना चाहती है। आंध्र प्रदेश सरकार नए घरों को तोड़ रही है, जिससे बचने की कोशिशें और भी ज़्यादा नाकाम हो जाती हैं। कोर्ट कभी कभी राहत दे देता है, लेकिन इलाज परमानेंट चाहिए। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, ये आर्टिकल एक ह्यूमन राइट क्राइसिस को बताता है, जहां न केवल आदिवासी डिस्प्लेस्ड हुए हैं, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों को भी वंचित कर दिया गया है। उनका फ्यूचर अधर में लटका है। वे ट्राइबल्स नहीं माने जा रहे हैं, जिससे उन्हें न सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है और ना ही सामाजिक सुरक्षा। उनको माओवादी, पुलिस, वन विभाग और स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फॉरेस्ट राइट्स का एक्ट का साफ उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप है। तो जहाँ कहीं भी आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट स्यो मोटो क्यों नहीं लेता है? यहाँ पर ये भी क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। जब सरकार के कान बहरे हो जाएं तो सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा। यदि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के न्यायपूर्ण समाधान नहीं निकालेगी ना, तो ये आदिवासी लंबे समय तक स्टेटलेस, वॉइसलेस और राइटलेस बने रहेंगे और बस बन जाएंगे माइग्रेंट लेबर। अगला वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से रिलेटेड है, रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी जाती है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है, ट्रंप को लगता था हमारा माल क्यों नहीं बिक रहा है इंडिया में, टैक्स तो ज़्यादा नहीं वसूल रहा है ये हमारे मटेरियल के ऊपर, और हम यहाँ कम टैक्स लगा रहे। काम करते वो 40 लगा रहा है ना, तो मैं भी यहाँ 40 लगाऊंगा। अब भारत घबरा गया है, उसने बोला अरे ये तो टैक्स बढ़ा रहा है यार, उसको खुश करना है, अपन डाउन कर देते हैं। तो इंडिया ने बढ़ाने की बजाय घटा दिया था। बाकी के देश जो है एकदम नज़र से नज़र मिला करके खड़े रहे और उसको करारा जवाब दिया है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो जापान जैसी कंट्रीज़ हो, चाहे वो चाइना हो। चाइना के साथ में तो पुरानी राइवलरी रही है, ये चीज़ हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, जो थे हमारे जो बाइडन, उन्होंने तो इतना ज़्यादा कहना चाहिए हो हल्ला नहीं मचाया था, अत्याचार नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो है बनिया दिमाग अब चालू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब ये मेरा लास्ट टर्म है तो पूरा एकदम उधेड़ के ही जाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टैरिफ सिस्टम घोषित किया है, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम। जैसा व्यवहार तुम हमारे व्यापार के साथ करोगे वैसा हम भी करेंगे। ये एक रिटेलिएटरी ट्रेड पॉलिसी होती है, जिसमें अमेरिका ये बोलता है कि अगर कोई देश अमेरिका के उत्पादों पर ज़्यादा टैक्स लगाएगा तो वो बचने वाला नहीं है। अमेरिका भी उस देश के प्रोडक्ट पर उतना ही टैक्स या उससे ज़्यादा लगा देगा। अब पूरी दुनिया घबरा गई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कुल मिलाकर के देखा जाए दुनिया को डराने का एक तरफा कार्यवाही करने की ही कोशिश करते हैं। इस टैरिफ सिस्टम के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो पहले नंबर में आ जाता है एग्जिस्टिंग कमोडिटी वाइज टैरिफ। पहले से जो हर वस्तु पर टैरिफ लग रहा था, इंपोर्ट टैक्स लग रहा था, उसको उस हिसाब से चलने देते हैं। दूसरे नंबर का
जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि एडिशनल रेसिप्रोकल कंट्री वाइज टैरिफ लगा देता हूँ, हर देश के लिए अतिरिक्त समान टैक्स लगाऊंगा। जैसे भारत के लिए 26, चाइना के लिए और भी ज़्यादा उसको अंदर कर दूँ। इससे अब टैरिफ डुअल लेयर्ड हो गया है। एक लेयर कमोडिटी वाइज है, वस्तु के आधार पर है, और दूसरी है कंट्री वाइज लेयर, इसके ऊपर इतना उसके ऊपर उतना, दो दो लेयर चल रही हैं। मतलब महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है घटने की बजाय। फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो अमेरिका ने टैरिफ कैसे करके कैलकुलेट कर लिया है। उसने एक सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल फार्मूला ये है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ रेट निकाला है। कैसे करके, यूएस डिस्काउंटेड टैरिफ रेट बराबर -1/2 गुणित यूएस एक्सपोर्ट माइनस यूएस इंपोर्ट बटे यूएस इंपोर्ट। मतलब अगर कोई देश अमेरिका से कम इंपोर्ट कर रहा है और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस देश पर टैरिफ ज़्यादा लगाऊंगा मैं। ये उसकी प्लानिंग है। जैसे भारत की बात कर लें, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस 41.8 बिलियन डॉलर का, मतलब इंडिया कम माल भेज रहा है, मंगवा ज़्यादा रहा है, 87.4% बिलियन डॉलर मंगवा रहा है। इसको सूत्र में मान रखेंगे ना तो -1/2 गुणित कितना हम मंगवा रहे हैं, ठीक है, सॉरी हम कितना भेज रहे हैं वहाँ, और उसमें से कितना मंगवा रहे हैं उसको घटा देंगे, और अमेरिका कितना भेज रहा है उससे भाग दे देंगे तो 26% निकल जाएगा। यानी भारत को 26% एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा, जो कि हर वस्तु के मौजूदा टैरिफ के ऊपर लगे। जैसे कि भारत यहाँ से मेडिसिन भेजेगा तो मेडिसिन के ऊपर 10% तो है ही, कंट्री वाइज 26% और अपनी जेब से भारत को भरना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को एग्जेम्पशंस भी दी गई है, इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्टील एल्यूमिनियम के आर्टिकल हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, कॉपर, ऑटोस एंड ऑटो के पार्ट, सेमीकंडक्टर, एनर्जी और कुछ विशेष मिनरल जो कि अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं। ऐसा यदि वो कर देगा तो उसकी खुद खटिया खड़ी हो जाएगी। रीज़न ये है कि ये वस्तु या तो अमेरिका के लिए ज़रूरी है या फिर उनमें अमेरिका का खुद का उत्पादन नहीं है, इसलिए इनमें टैक्स मत बढ़ाओ, नहीं तो यहाँ पर महंगी हो जाएंगी हमारी देश में। भारत के लिए इसका क्या असर है या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला। ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो भारत की यूएस को एक्सपोर्ट कम है और उनका जीडीपी में हिस्सेदारी भी कम है, लेकिन कुछ सेक्टर पर असर पड़ने वाला है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंस, मेकअप, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। कम असर क्योंकि इनकी डिमांड इनलास्टिक है। रिफाइंड मिनरल फ्यूल जैसे कि प्रोसेस्ड ऑयल की बात करें, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को फिलहाल छूट मिल गई है, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव हमको फ़ायदा भी मिल सकता है। चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इन पर भारत से भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। साउथ कोरिया पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो भारत के 26% के लगभग बराबर है। इसलिए भारत की कॉम्पिटिटिव पोजीशन पूरी तरह से ख़राब हम नहीं कह सकते। अब इंडियाज़ रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, इंडिया ने क्या काम किया। भारत एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट से ही अपनी देश की इकोनॉमी चला रहे। भारत के पास फ्लेक्सिबिलिटी है इंपोर्ट सोर्सेज बदलने की। हम अमेरिका से ही क्यों चीज़ करेंगे, दूसरे देश से नहीं खरीद सकते क्या। स्ट्रेटजिक मूव्स, इंपोर्ट बढ़ाइए, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बचाइए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत अमेरिका से $25 बिलियन ज़्यादा तेल खरीद लेगा ना, तो फॉर्मूला के अनुसार उसका रेसिप्रोकल टैरिफ 26% से गिर करके 11.8% हो जाएगा। इससे ना हमारा करंट अकाउंट बिगड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी उतना तेल खरीद रहे थे, बस ऑयल इंपोर्ट बास्केट को हम बदल देते हैं। अमेरिका से व्यापारिक बातचीत भी चालू कर दीजिए। कंप्रहेंसिव ट्रेड डील बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों देशों की चिंताओं का समाधान हो। चाइना जैसे देशों पर नज़र रखिए जो इस टैरिफ से प्रभावित होकर अपने सस्ते उत्पाद भारत में डंप कर देगा। फिर बात कर लेते हैं वैश्विक संदर्भ की। WTO की भूमिका, इस पॉलिसी का वर्ल्ड लेवल पर क्या असर पड़ने वाला है। इस तरह की एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी से विश्व व्यापार में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। ये मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम को भी कमज़ोर कर देगा। तो WTO को चाहिए कि वो लीडरशिप ले, चुपचाप एकदम पड़ा ना रहे, सोते ना रहे, लो टैरिफ वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखे, ट्रेड डिस्प्यूट को ख़त्म करें, डंपिंग जैसी समस्या को जड़ से मिटा दे।
कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि ये टैरिफ कदम अमेरिका की ओर से एक ओपनिंग प्रेशर टैक्टिक है, प्रेशर बस डाल रहे हैं अपन। भारत को संयम और रणनीति से जवाब देना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट पैटर्न बदल करके और लॉन्ग टर्म में बायलैटरल समझौतों और WTO रिफॉर्म्स तो बनता ही है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम चलें तो दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है पार्टिकुलरली बात करता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के ऊपर भारत और चाइना फिर से बातचीत कर सकता है। इंडिया एंड चाइना जो है दोनों ही स्पीड अप कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को कि कैसे करके हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज के लिए ओपन करें। ठीक है, तो जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं उनके लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में। इसके अलावा हो सकता है कि इससे भारत और चाइना की रिलेशन थोड़े नॉर्मलाइज हो जाएं। इंडियन एंड चाइनीज़ ऑफिशियल दोनों ने ही इफ़ोर्ट्स को स्पीड अप कर दिया है। हम एक एग्रीमेंट के ऊपर जल्दी पहुंच जाएंगे ताकि रिस्टार्ट हो सके सालाना कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि 2019 से सस्पेंडेड है। तो जो डेडलाइन रही है फॉर चूजिंग पिलग्रिमेज फॉर द यात्रा इज कमिंग अप इन ए फ्यू वीक। अब बोला जा रहा है कि जो डेडलाइन है ठीक है इस महत्वपूर्ण यात्रा की वो जल्दी ही आने वाले कुछ वीक में बता दी जाएगी। सोर्सेज से ये पता चला है कि दोनों तरफ से बातचीत हुई है कि हम लोग जो है रिजम्पशन करने वाले हैं इस पिलग्रिमेज की डिटेल में लास्ट फ्यू वीक में एंड एक्सपेक्ट ए ब्रेक थ्रू शॉर्टली। बहुत जल्दी ही हमको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। मानसरोवर पिलग्रिमेज used to be held between June and September each year until China withdrew facilities for visiting Indians during COVID-19 pandemic। हर साल जून और सितंबर के महीने में यहाँ के जो तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाया करते थे, लेकिन कोरोना के चलते चलते चाइना ने अड़ंगा लगा दिया। इससे क्या हो गया, ये जो धार्मिक यात्रा है वो सस्पेंडेड रही थी ड्यू टू टेंशन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। गलवान किलिंग्स हुआ 2020 में जिसके चलते चलते और भी ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो गए थे। एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कहना चाहिए माइंडसेट है वो क्लियर होते जा रहा है। इसलिए शायद हम इस प्रकार की गुड न्यूज़ देख रहे हैं चाइना एंड इंडिया की तरफ से। तो ये जो धार्मिक यात्रा है इसकी बातचीत की शुरुआत डिस्कस हुई थी एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के द्वारा जब वो नवंबर 2024 में मिले थे। दोनों की तरफ से ही G20 समिट ब्राज़ील में मुलाकात हुई। ठीक है, किसके बीच में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जी जिनपिंग के बीच में। ठीक है, कहाँ पर, कजान, अक्टूबर 2024 में। इसके अलावा इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने भी विजिटिंग किया था बीजिंग की, जहां पर इस इशू को डिस्कस किया गया था एज ए टॉप एजेंडा के तौर पर। वहीं यदि हम अनयूजुअल मूव की तरफ से देखें तो ये जो इशूज़ हैं ये आल्सो डिस्कस किया गया था किसके द्वारा, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के माध्यम से भी। वहीं यदि हम बात करें इसके चार्जेस की तो इस यात्रा के लिए जो चार्जेस होता है ये इंक्रीज़ कर दिया जाएगा लगभग 6 साल पहले जो हुआ करता था उससे, ऐसा ऑफिशियल्स ने बोला है। एज रेट्स फॉर एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव बीन रिवाइज्ड अपवर्ड बाय बोथ इंडियन एंड चाइनीज साइड। चाइना भी बढ़ा देगा और इधर भी बढ़ा देंगे, मतलब दोनों तरफ से जेब का खर्चा बढ़ने वाला है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा। दिल्ली, सिक्किम एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, साथ ही साथ स्टेट की एजेंसियां हैं इसमें, इंक्लूडिंग है कुमाऊं मंडल विकास निगम। पिलग्रिमेज होते रही थी, लोग आना जाना कर रहे थे 2020 तक। किसके माध्यम से, 2 ऑफिशियल रूट्स के माध्यम से। लिपुलेख पास पड़ता है उत्तराखंड में, 1981 से ये चल रहा है, एंड नाथुला पास 2015 से
कहाँ पर, सिक्किम में। ये 2 जगह से लोग आना जाना करते थे। वहीं यदि हम बात कर लें कैलाश मानसरोवर यात्रा की, क्या कहना चाहिए महत्व है। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक धार्मिक तीर्थ यात्रा होती है, पिलग्रिमेज है, जो भारत से तिब्बत, चाइना के कंट्रोल में चला गया ना, तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक जाती। ये यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत बोंग धर्म के अनुयायी के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। व्हाट इज़ द कैलाश मानसरोवर यात्रा। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं। मानसरोवर झील को पवित्र आत्माओं का स्थान माना जाता है और इसमें स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं। बौद्ध धर्म में इसे भगवान बुद्ध और अन्य बौद्ध संतों के ध्यान स्थल के रूप में पूजा जाता है। इसे ध्यान का स्थान भी बोलते हैं। इसके अलावा जैन धर्म की बात कर लें तो जैन धर्म में इसे वो जगह माना जाता है जहाँ पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला। बोंग धर्म, तिब्बती प्राचीन धर्म क्या बोलता है, सृष्टि का केंद्र है और शक्ति का स्रोत है। लोकेशन है कैलाश पर्वत, तिब्बत में पड़ता है, चाइना के दक्षिण पश्चिम पार्ट में ये लोकेटेड है। मानसरोवर झील की बात करें तो कैलाश पर्वत के पास में 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेटेड है। अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। पार्टिकुलरली हिंदी भाषा थोपी जा रही है साउथ के स्टेट में। शायद उसी के जवाब में इस प्रकार के हम कहना चाहिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, जहाँ पर बोला गया है कि तमिल भाषा को ऑफिस में आप मैंडेटरी यूज़ करिए। ऐसा ना हो कि हिंदी के चक्कर में इसको ही आप भूल जाओ, अंग्रेज बन जाओ। ये खबर तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिल भाषा को प्रशासनिक कार्यों में प्रायोरिटी देने के लिए जारी एक एडवाइजरी से जुड़ी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है जो कि लिंग्विस्टिक राइट्स और रीजनल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। हाल फिलहाल में देखा जाए कब और किसने जारी किया है। ये एडवाइजरी 14 अप्रैल को जारी करी गई है। जारी करता है वी राजा रामन, जो कि सचिव हैं तमिल विकास एवं सूचना विभाग, तमिल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के। क्या बोला जाता है, सभी गवर्नमेंट के ऑर्डर और सर्कुलर केवल तमिल में ही जारी करिए आप, ठीक है। इसके अलावा सभी सरकारी जो कम्युनिकेशन है तमिल भाषा में होने चाहिए। विशेष मामलों को आप छोड़ दीजिए। जनता से तमिल में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी आप तमिल में दीजिए। सभी सरकारी कर्मचारी तमिल में ही सिग्नेचर करें। जिन मामलों में अंग्रेजी की अनुमति है वहाँ पहले उसे तमिल अनुवाद विभाग को भेजो ताकि उसका अनुवाद 1 नंबर हो सके। अब ये निर्देश कहाँ कहाँ भेज दी है सरकार ने। ये जो निर्देश है सरकार ने भेज दी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, कलेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सबको भेज दिया गया है। ये कुछ संवैधानिक प्रावधान की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। संविधान की धारा 345 क्या बोलती है, राज्य अपनी सरकारी भाषा खुद तय करेगा। तमिलनाडु इसका यूज़ कर रहा है। भाषाई समानता, भारत में भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में स्थानीय भाषा को प्राथमिकता, प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। फिर होता है नागरिकों की भागीदारी। अपनी भाषा में संवाद बढ़ाने से जनता की सरकारी प्रतिक्रिया में और भी ज़्यादा भागीदारी बढ़ेगी। एक रूपता और विविधता दोनों ही यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। पार्टिकुलरली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर आर्टिकल 345, स्टेट कैन अडॉप्ट एनी लैंग्वेज एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सही है कि गलत। सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है तमिलनाडु हैज़ मैंडेटेड द यूज़ ऑफ तमिल इन ऑल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन विथ नो एक्सेप्शन। तीसरे नंबर का स्टेटमेंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओवरराइड स्टेट लैंग्वेज पॉलिसीज अंडर आर्टिकल 356। इसका सही आंसर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। थोड़ा अच्छा लगेगा, आप लोगों का कम्युनिकेशन होते रहता है, तो नहीं तो बिल्कुल अकेला अकेला लगता, आप लोगों का कमेंट नहीं आता है तो